टुल्लू मातो जी अपने आप को बोलते हैं आंदोलनकारी होकर हमने ये लड़ाई लड़ी और हम पे केस हुआ। कौन से आंदोलनकारी पर ज़मीन हड़पने का आरोप ग्रामीण लगाता है? कौन से आंदोलनकारी पर सरकारी कर्मचारी को मारने का आरोप लगता है? कौन से आंदोलनकारी पर हत्या का आरोप लगता है? कौन से आंदोलनकारी पर हथियार रखने का आरोप लगता है? और कौन से आंदोलनकारी पर एक महिला यौन शोषण का आरोप लगाती है? आंदोलन करिएगा तो यौन शोषण का आरोप लगेगा। टुल्लू मातो जी के संस्कार में कमी होगा जो वो पीएन सिंह को उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि गांजा पी के यहाँ का सांसद सो रहा था। टुल्लू मातो जी के संस्कार में कमी होगा जो यहाँ पे भारी बितरी की नारा लगा रहे हैं। क्यों किया उन्होंने 1985 का समर्थन? जब तक रघुवर दास था तो भारी बितरी नहीं था। आज रघुवर दास चले गए तो बाबूलाल मरांडी के गोदी में चले गए। टुल्लू जी कह रहे हैं कि आप उनके भय से इतने भयभीत हो गए हैं कि कभी सिंह मेंशन जाके पैर छू रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वहाँ भूल जा रहे हैं वो क्या नाम है, जयराम महतो का प्रचार कर दे रहे हैं कि टुल्लू मातो कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है और इतना बड़ा सूरमा नहीं है कि मैं उसके भय से डर जाऊं। टुल्लू मातो को समझना होगा कि राजेंद्र बाबू का बेटा हूं। टुल्लू मातो के भय से नहीं डरने जानता हूं, टुल्लू मातो के भय से मुक्त कर आ जाना जानता हूं। इंद्र प्रकाश चौधरी जी विधायक रहे, फिर सांसद रहे, फिर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाकर विधायक बनाया और फिर सांसद लड़ रहे हैं। वहां पे गिरिडीह लोकसभा में परिवारवाद नहीं है और धनबाद लोकसभा में परिवारवाद हो गया। क्या कुर्मियों के बेटे को जेल नहीं भेजा है टुल्लू मातो जी ने? क्या विनोद विहारी मातो जी के नाम पर बन रहा बोकारो एयरपोर्ट का विरोध नहीं किया है? आप बता दीजिए अगर नहीं किया है तो। 1932 का खतियान के आधार पर वोट मांग रहे हैं। उसी 1932 के खतियान पर वहाँ पे कुर्मी जाति के लोग हैं, हमारे जलेश्वर मातो जी हैं, उनका विरोध क्यों करते हैं? परिवर्तन भी होगा क्योंकि 70 साल का विकास चाहिए। और जो धनबाद में होते आया है कि एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति सांसद बनता है तो उसके आधार पर भी जनता चुनने का काम करेगी। कुछ ही दिनों के बाद धनबाद लोकसभा की जनता अपना मत ईवीएम में कैद कर देगी। क्या जनता परिवर्तन चाहती है या जनता जो परंपरा यहाँ कई वर्षों से चली आ रही है उसके मत में है? इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अनूप सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनूप जी, इस बार जनता कांग्रेस को क्यों वोट करे यहाँ? देखिए, जनता ने 10 साल में बीजेपी के शासन में ये देखा है कि 70 साल में जो बनाया गया उसके अलावा 10 साल में हिंदुस्तान की जनता और धनबाद लोकसभा की जनता को कुछ नहीं मिला। आप अगर बात करें धनबाद लोकसभा की तो निरसा डीवीसी मैथन प्लांट या फिर फर्टिलाइज़र यूनिट सिंदरी या फिर वैगन फैक्ट्री सिंदरी, एसीसी प्लांट, इसको चास नाला में जो सेल में कन्वर्ट हुआ, या फिर बोकारो स्टील प्लांट, या फिर आपको कोल इंडिया, ये तमाम चीज़ कांग्रेस पार्टी की देन है। ST SC का रिजर्वेशन, OBC का रिजर्वेशन, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जो भी रोज़गार के तहत यहाँ पे लोगों ने अपने बाल बच्चों को बड़ा करके आज इस लायक बनाया कि वो लोग मोदी जी को चुनने के लिए कहीं ना कहीं भटके 10 साल में, तो 10 साल में धनबाद की जनता को मिला क्या? लेकिन वो तो कह रहे मोदी जी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप लोग झूठा प्रोपोगेंडा बोल रहे हैं। कोई भी माई का लाल इस धरती पर पैदा नहीं हुआ जो ST SC OBC का आरक्षण खत्म कर देगा। ये झूठ फैलाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। पांडे जी, आप तो पत्रकारिता के माध्यम से आपको तो सच्चाई पता रहती है। OBC का रिजर्वेशन यही भारतीय जनता पार्टी ने कम किया, कोई हमने तो कम नहीं किया। OBC का रिजर्वेशन तो कांग्रेस पार्टी ने जो दिया उसकी संख्या घटाकर किसने कम किया? मोदी जी ने ही कम किया। आने वाले समय में मोदी जी जाति, पार्टी, धर्म, ये 3 मुद्दा के अलावा इनके पास कुछ नहीं। कांग्रेस ने 1970 में बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किया था, वो विजन था कांग्रेस के पास। 1971 में इंदिरा गांधी ने कोल इंडिया का नेशनलाइजेशन किया था, वो विजन था। आज कोल प्रोटेक्शन या फिर मिनरल प्रोटेक्शन एक्ट से कोयला को हटा दिया गया है। आज हमारा देश कोयले के अलावा, थर्मल पावर प्लांट के अलावा कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे देश के पास पर्याप्त नहीं है कि हम उसके
उसको छोड़ के दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं। तो कोयला को बचाना हमारा धर्म बनता है। लेकिन अगर कोयला ही नहीं बचेगा, प्रोटेक्शन मिनरल एक्ट से हटा दिया जाएगा, जो हटा दिया गया है, आम आदमी कोयला बेचेगा, आम कंपनी बड़े बड़े उद्योगों कोयला बेचेंगी, तो उनका कोयला सस्ता बिकेगा, कोल इंडिया का कोयला महंगा बिकेगा। कोल इंडिया का कोयला जब महंगा बिकेगा, क्योंकि पेंशनधारी 10 लाख है जिनको पेंशन देना है, CSR 1948 पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, CSR के तहत बिजली मुफ्त का, पानी मुफ्त का, इंफ्रास्ट्रक्चर मुफ्त का, वो देना है कोल इंडिया को। तो इतने सारे लाइबिलिटीज़ के साथ कोल इंडिया अपना कोयला बेचती है। आम पार्टी पे जो आम कंपनी है उन पे तो ये लागू नहीं होगा। कोल इंडिया का कोयला महंगा होगा और निश्चित तौर पर कोल इंडिया की बहाली रोक दी गई है 940 के माध्यम से, मेडिकल अनफिट के माध्यम से। 7 साल में करीबन 3.5 लाख युवा बेरोज़गार हो गए, जिनको मेडिकल अनफिट के माध्यम से उनके माँ बाप का नौकरी मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं। आप फीमेल वीआरएस स्कीम के आधार पर मिलना चाहिए था, ये मिला नहीं। आखिरी नौकरी कांग्रेस शासन में मिला। तो आखिर कोल इंडिया का जब निजीकरण होगा तो ना तो शहर ना तो गांव, पूरे लोकसभा में इसका असर पड़ेगा। डुल्लू जी कह रहे हैं कि ये अमीर और गरीब की लड़ाई है। आपको अमीर बता रहे हैं, वो खुद को गरीब बता रहे हैं। बोले हम मजदूर हैं, वो मालिक है। अब मेरा गलती तो है नहीं कि मैं कहाँ पैदा हुआ। मेरे पिता ने एक अच्छे घर में पैदा होने के बाद भी मज़दूरों के बीच में काम करने का निर्णय लिया, और मेरे पिता पे कभी भी कोई भी आरोप, ढुल्लू मातो जी पे जितने आरोप लगे हैं उन पे नहीं लगा, मेरे पे कोई आरोप नहीं लगा। मेरे पे प्रभात खबर के माध्यम से एक न्यूज़ छपी इनकम टैक्स के दौरान, शायद प्रभात खबर को भी गलत बताया गया हो, तो वो अखबार के माध्यम से पता चला कि 1 करोड़ रुपया मेरा प्रतिदिन का कमाई। अगर 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन का कमाई रहता तो आज मैं जेल में रहता कि बाहर रहता। दूसरा, मेरे नॉमिनेशन पत्र में जो मेरी पत्नी ने नॉमिनेशन पत्र भरा उसमें तो कहीं इसका जिक्र नहीं है। अगर गलत न जिक्र करता तो मेरा भी नॉमिनेशन रद्द होता। बीजेपी वाले चैलेंज करते, चुनाव आयोग में जाते, पुलिस इलेक्शन कमीशन के पास जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि कौन पहुंचा गया आलमगीर साहब के घर 35 करोड़ रुपया, 350 करोड़ रुपया उनके यहाँ कौन पहुंचा गया? बोले कांग्रेस और जेएमएम मिलके पूरे इस झारखंड को लूट रही है और इसी से बचाना है, इसलिए भाजपा को वोट आलम जी के घर पर नहीं मिला है, वो उस पीए के घर पर मिला है जो झारखंड सरकार का एम्प्लॉय है, और वो पीए सीपी सिंह का भी पीए रहे हैं, और उनके घर के में मिला है, उनके ड्राइवर के घर पे मिला है। जब जांच होगी तो इसका बात होगा। लेकिन अगर बाबूलाल मरांडी जी इतनी बातें को कह रहे हैं तो हेमंत बिश्व शर्मा के भी बारे में बोले, सुमंदो भट्टाचार्य के भी बारे में बोले, आप अजीत पवार जिन पे 70,000 करोड़ का घोटाला है उस पर भी बोले, आपको प्रफुल्ल पटेल जी जिन पे घोटाला है उस पर भी बोले। जब तक वो कांग्रेस में है तब तक घोटालेबाज हैं, बीजेपी में जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ़ हो जाते हैं। डुल्लू जी का ये कहना है कि आप इस तरीके का पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम बहुत बड़े क्रिमिनल हो। ये बोले कि अनूप जी की सरकार है ना, जांच क्यों नहीं करा देती, अनुशंसा कर दे सीबीआई का, देखेंगे मोदी जी कराते कि नहीं। देखिए, सरकार के हाथ में न्यायालय नहीं रहता है, सरकार के हाथ में न्यायालय नहीं रहता, और सभी मामले न्यायालय में हैं ढुल्लू मातो जी के। ढुल्लू मातो जी अपने आप को बोलते हैं आंदोलनकारी होकर हमने ये लड़ाई लड़ी और हम पे केस हुआ। कौन से आंदोलनकारी पर ज़मीन हड़पने का आरोप ग्रामीण लगाता है? कौन से आंदोलनकारी पर सरकारी कर्मचारी को मारने का आरोप लगता है? कौन से आंदोलनकारी पर हत्या का आरोप लगता है? कौन से आंदोलनकारी पर हथियार रखने का आरोप लगता है? और कौन से आंदोलनकारी पर एक महिला यौन शोषण का आरोप लगाती है? आंदोलन करिएगा तो यौन शोषण का आरोप लगेगा। मतलब जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? और जो डेली प्रभात खबर में ये अपना केस का ब्यौरा दे रहे हैं, तो जो उसमें आईपीसी की धाराएँ लगी हुई हैं वो आंदोलनकारी पे लगती हैं। आंदोलनकारी पे कौन कौन सी धाराएँ लगती हैं वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। मैंने वो छवि बनाया कि ढुल्लू मातो जी ने छवि बनाया? आखिर ढुल्लू मातो जी के ही गांव के लोग बिना कपड़े के प्रदर्शन क्यों करते हैं? आत्महत्या करने के लिए डीसी ऑफिस क्यों जाते हैं? आंदोलनकारी होते तो सरकार उनके खिलाफ में ना केस करती, आम जनता उनके खिलाफ में केस नहीं ना करती। आम जनता ने ये केस किया है, आम जनता ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, उनके उत्पीड़न से करने की कोशिश की है।
हम भी 7 बार के विधायक बने हैं अपने बेरमो विधानसभा से, मेरा परिवार 6 बार मेरे पिता रहे, 7वें बार मैं रहा। बेरमो में तो कोई आदमी हमारे खिलाफ में केस नहीं करता है, बेरमो में तो कोई आदमी आत्महत्या करने के लिए नहीं जाता है। वो तो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं कि अनूप जी के पिताजी, फिर अनूप जी, फिर कोई उनकी पत्नी, फिर बोले उनके बच्चे, बोले ऐसे ही रहेगा। पहला चीज़, जिनके परिवार होंगे वो परिवार की अहमियत समझेंगे। मोदी जी तो करे पूरा इंडिया परिवार है मेरा। मोदी जी पूरा इंडिया परिवार की गारंटी लेते हैं और अपने परिवार की, अपनी पत्नी की गारंटी नहीं ले पा रहे। पूरा इंडिया परिवार की गारंटी ले रहे हैं, लेकिन एक महिला जिनसे उन्होंने शादी किया उसकी गारंटी नहीं ले पा रहे। परिवारवाद उनके के लिए है जो परिवारवाद के नाम पर लूटने का काम करते हैं। हम सेवा करते हैं। गुरु जी के परिवार को आज भी लोग मानते हैं, राजेंद्र बाबू के परिवार को आज भी लोग मानते हैं। सीता सोरेन जी जब तक जेएमएम में है परिवारवाद है, और जैसे ही सीता सोरेन जी बीजेपी में आ गई परिवारवाद खत्म हो गया। चंद्रप्रकाश चौधरी जी विधायक रहे, फिर सांसद रहे, फिर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाकर विधायक बनाया और फिर सांसद लड़ रहे हैं। वहाँ पे गिरिडीह लोकसभा में परिवारवाद नहीं है और धनबाद लोकसभा में परिवारवाद हो गया। आपको कालीचरण मुंडा जी, मोजीराम मुंडा जी के बेटे, और उन्हीं के बेटे नीलकंठ सिंह मुंडा जी, वो हमारे पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन मुंडा को हरा रहे हैं, तो वहाँ पे परिवारवाद हो गया। और नीलकंठ सिंह मुंडा जी बीजेपी से हैं तो परिवारवाद नहीं है। आपको भानु प्रताप शाही जी, देहाती जी के बेटे, वहाँ पे परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह जी के बेटे विधायक बने तो परिवारवाद नहीं है। अजीत चौधरी जी के परिवार से आप अलायंस करिए तब परिवारवाद नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा विधायक बने, कैलाश विजयवर्गीय सांसद बने तो परिवारवाद नहीं है। अमित शाह का बेटा तो और भी महान है कि उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया। किस काबिलियत पे बनाया गया? धोनी, तेंदुलकर, अजरुद्दीन सब बैठे रह गए, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए। पीयूष गोयल जी कहाँ हैं? पंकजा मुंडा कहाँ हैं? ये भी तो देखना होगा हमको। नारायण राणे जी उनके पार्टी में, उनका बेटा भी चुनाव लड़ता है तब परिवारवाद नहीं है। हमारे पार्टी में तो परिवारवाद है। आरपीएन सिंह जी हमारे पार्टी में थे तो परिवारवाद था, उनके पार्टी में गया तो परिवारवाद नहीं है। समरेश दा की बहू परिंदा सिंह उनके पार्टी में जाए तो परिवारवाद नहीं है, और उन्हीं की बहू श्वेता सिंह हमारे पार्टी से लड़े तो परिवारवाद है। सूर्यदेव सिंह का परिवार, रागनी सिंह उनके पार्टी में रहे तो परिवारवाद नहीं है, और वही पूर्णिमा सिंह लड़े तो परिवारवाद है। ये तो देखने वाली बात है। ढुल्लू जी कह रहे हैं कि आप उनके भय से इतने भयभीत हो गए हैं कि कभी सिंह मेंशन जाके पैर छू रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वहाँ वो भूल जा रहे हैं, वो क्या नाम है, जयराम महतो का प्रचार कर दे रहे हैं। ऐसा है कि ढुल्लू महतो कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है और इतना बड़ा सूरमा नहीं है कि मैं उसके भय से डर जाऊं। ढुल्लू महतो को समझना होगा कि राजेंद्र बाबू का बेटा हूँ। ढुल्लू महतो के भय से नहीं डरने जानता हूँ, ढुल्लू महतो के भय से मुक्त कर आ जाना जानता हूँ। तो बोले क्यों गए सिंह मेंशन, क्यों बोल रहे हैं कि वहाँ कुर्मी का बेटा को जेल भेज रहा, बोल रहे सरकार उनकी बोल। एक मिनट, क्या कुर्मियों के बेटे को जेल नहीं भेजा है ढुल्लू महतो जी ने? क्या विनोद विहारी महतो जी के नाम पर बन रहा बोकारो एयरपोर्ट का विरोध नहीं किया है? आप बता दीजिए अगर नहीं किया है तो। 1932 का खतियान के आधार पर वोट मांग रहे हैं, उसी 1932 के खतियान पर वहाँ पे कुर्मी जाति के लोग हैं हमारे, जलेश्वर महतो जी हैं, उनका विरोध क्यों करते हैं? उनको जेल क्यों भिजवाते हैं? 20 साल वहाँ से चुनाव लड़े, 20 साल चुनाव लड़े, 3 बार जीते, तो सब तो कुर्मियों का शोषण उन्होंने किया। और मैं क्यों नहीं जाऊँगा? सूर्यदेव सिंह जी का परिवार, बच्चा सिंह जी का परिवार, बीपी सिन्हा जी का परिवार, ये सब मेरे पिता के बड़े भाई थे और हमारा पारिवारिक रिश्ता है। हम क्यों नहीं जाएंगे? ढुल्लू महतो जी के लिए मैंने इतना ज़रूर किया कि विरेंची नारायण जी के घर में नहीं गया, नहीं तो बेचारे विरेंची नारायण जी पे भी आरोप लगता है। विरेंची नारायण जी के पिता और मेरे पिता जिगरी दोस्त, हमारा घर बगल में, तो मेरे को तो उनके पास भी आशीर्वाद मांगने जाना चाहिए था। मैं राज सिन्हा जी के घर में नहीं गया, जो मेरे बड़े भाई और मेरे पिता को अपना अभिभावक मानते थे। मैं पीएन सिंह जी के घर में नहीं गया, जो हमारे अभिभावक थे और मेरे पिता से बहुत अच्छा संबंध था। तो मैंने तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को नहीं आशीर्वाद लेने के लिए गया मैं, क्योंकि अगर मैं जाता तो बेचारे लोग पर भी आरोप ढुल्लू महतो जी लगा देते। और ढुल्लू महतो जी जिसे भय बता रहे हैं वो मेरा संस्कार है। मैं धनबाद में आया हूँ
प्रत्याशी के रूप में पहली बार अपनी पत्नी के माध्यम से, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, हम लोग उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ये मेरा कर्म कर्तव्य बनता है, मेरे पिता का संस्कार कहलाता है कि अपने लोगों से, अपने बड़ों से जाके आशीर्वाद लीजिए। हम क्यों नहीं लेंगे? ढुल्लू मातो जी के संस्कार में कमी होगा जो वो पीएन सिंह को उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि गांजा पी के यहाँ का सांसद सो रहा था। ढुल्लू मातो जी के संस्कार में कमी होगा जो यहाँ पे भारी भीतरी की नारा लगा रहे हैं। तो बोले हमने कभी नहीं भारी भीतरी कहा। उनका तो वीडियो चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा। वो तो यहाँ तक इल्जाम लगा रहे हैं कि अनूप सिंह जी 1932 वालों के साथ खड़े हैं और सरकार चला रहे हैं। और दावे के साथ बोलता हूँ, मैं ढुल्लू मातो जी के तरह कभी 1985 कभी 1932 नहीं करता हूँ। 1932 अगर बिहार में लागू है कट ऑफ डेट, 1932 अगर यूपी में लागू है कट ऑफ डेट, तो झारखंड में 1932 कट ऑफ डेट क्यों नहीं लागू होगा? क्यों नहीं लागू होगा? ढुल्लू मातो जी ने 1985 का समर्थन क्यों किया, पहले ये बता दें। क्यों किया उन्होंने 1985 का समर्थन? जब तक रघुवर दास था तो भारी भीतरी नहीं था। आज रघुवर दास चले गए तो बाबूलाल मरांडी के गोदी में चले गए हैं। जब तक पीएन सिंह थे भारी भीतरी नहीं था। आज ढुल्लू मातो आ गए तो भारी भीतरी की बात करने लगे। तो क्यों किए वो 1985 में समर्थन? ये भी तो ढुल्लू मातो जी बताएं। मैं संविधान के मुताबिक चलने वाला विधायक हूँ और ये संस्कार मेरे पिता ने दिया है कि संविधान पहले आता है, जाति पार्टी धर्म बाद में आता है। और संविधान के मुताबिक 1932 का कट ऑफ डेट यहाँ के ग्रामीणों के लिए, यहाँ के मूलवासी के लिए, यहाँ के आदिवासी के लिए होना चाहिए। एक बात बताइए, 1932 में क्या बस आदिवासी आते हैं? 1932 में बस कुर्मी आते हैं? 1932 में बस माइनॉरिटी आते हैं? 1932 में बस स्वर्ण आते हैं? 1932 में बस एसटी एससी और ओबीसी आते हैं? 1932 में हर वो हिंदुस्तानी आता है जो हिंदुस्तान में रहता है और झारखंड का मूलवासी है। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? आसू का भी कई इल्जाम लग रहा है आप पे। आसू पार्टी कह रही है कि आप गठबंधन के बाहर भी जाकर काम कर रहे हैं, अलग अलग सेटिंग कर रहे हैं। कहाँ आपने जयराम की तारीफ कर दी और कहा कि मथुरा जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर, मथुरा जी के बारे में मैं बोलने के लायक रहूँगा तब ना, वो मेरे अभिभावक हैं। मथुरा मातो जी ने 5 साल विधायकी कार्यकाल बिताया, मंत्री रहे। एक भी आरोप मथुरा मातो पे लगा हो तो बता दें। वो तो कह रहे हैं कि रसीद जो गैर मजरूआ जमीन का नहीं कट रहा, उन्हीं के शासनकाल में नहीं कट रहा। गैर मजरूआ जमीन का रसीद यहाँ पे तमाम जनता खड़ी है। गैर मजरूआ जमीन का पट्टा आज़ादी के बाद कांग्रेस शासित काल में हुआ। कांग्रेस जब सरकार में आई तो उसने गैर मजरूआ ज़मीन का पट्टा सभी लोगों को दिया, ठीक है। और उसका रसीद कटना 2017 में बंद हुआ। 2017 में जो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं अमर कुमार बावरी जी, इन्होंने भू राजस्व मंत्री रहते हुए इसको बंद कराया। और रघुवर दास की सरकार थी, कोई हेमंत सोरेन जी की सरकार नहीं थी। और उन्होंने पार्लियामेंट के तहत उसको पास करा दिया। इसीलिए तो आज हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे। अगर गैर मजरूआ ज़मीन का पट्टा वापस लाना है तो हमारे को केंद्र में सरकार चाहिए, तब तो यहाँ के लोगों को गैर मजरूआ ज़मीन का पट्टा वापस दिलाएंगे। 5 पीढ़ी चली गई बॉस, 5 पीढ़ी, बाप दादा एक्सपायर कर गए, पिता एक्सपायर कर गए। ये इसलिए सोचते हुए एक्सपायर कर गए कि कहीं ना कहीं हमारे उस गैर मजरूआ ज़मीन के पट्टे के आधार पर हमारे युवाओं को, आने वाले पीढ़ी को मिले, नौकरी मिले, कोल इंडिया में मिले, उनका ज़मीन सत्यापन हो, उस आधार पर नौकरी मिले। आज जब नौकरी लेने की बात आई तो उनसे ज़मीन छीन लिया गया। कहाँ से 2 एकड़ में वो नौकरी ले पाएंगे अब सीसीएल में या कोल इंडिया में या बीसीसीएल में या डीवीसी में? 1984 लैंड एक्विजिशन एक्ट और 1948 पार्लियामेंट्री एक्ट, बीजेपी ये सब की तो धज्जियाँ उड़ा रही है। मथुरा मातो जी ने कहाँ किया? ये तो 2017 में रघुवर दास जी ने लैंड बैंक बनाने के लिए बंद कर दिया। सभी का ज़मीन का पट्टा इनसे छीन लिया गया, मालिकाना हक छीन लिया गया, रसीद नहीं कट रही है किसी की। एक मेरा आखिरी सवाल होगा, अब जब चुनाव नज़दीक है, कैसा महसूस हो रहा है अनूप सिंह को? चूँकि आपको तो एक एक्सपीरियंस भी हो गया, पिता के साथ भी थे, क्या जनता आपके पक्ष में आ गई? देखिए, जनता महागठबंधन के पक्ष में आई है। जनता
उस 70 साल के पक्ष में आई है, जिस 70 साल ने जनता को उद्योग दिया, हर जाति हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया, ST SC रिजर्वेशन लागू किया, OBC रिजर्वेशन लागू किया, जनता उसके पक्ष में आई है। जनता हिंदुस्तान में अमन चाहती है, हिंदुस्तान में चैन चाहती है, शांति चाहती है, जनता उसके पक्ष में आई है। जनता विकास चाहती है, जनता सरकारीकरण को जो निजीकरण किया जा रहा है उसे रोकना चाहती है, और जनता धनबाद में एक स्वच्छ छवि की सांसद चाहती है, जो जनता को लूटने का काम ना करे, जो जनता को धमकाने का काम ना करे, जो जनता को पीड़ित करने का काम ना करे। और इसी आधार पर जनता ने हमेशा चुना है, चाहे AK राय जी हों, चाहे PN सिंह जी हो, चाहे चंद्रशेखर बाबू हों, दुबे जी हों, चाहे आपको शंकर दयाल बाबू हों, चाहे रीटा वर्मा जी हों, ये सब जनता ने चुना है। चाहे रामनारायण शर्मा जी हों, ये सब जनता ने चुना है। और जनता बखूब, आपने एक स्टार्टिंग में सवाल पूछा था मेरे से, क्या जनता परिवर्तन चाहेगी या जो धनबाद में होते आया है वो करेगी? तो दोनों चीज़ होगा बॉस, परिवर्तन भी होगा क्योंकि 70 साल का विकास चाहिए, और जो धनबाद में होते आया है कि एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति सांसद बनता है, तो उसके आधार पर भी जनता चुनने का काम करेगी। शुक्रिया। सत्ता और विपक्ष के अपने आरोप और तर्क हैं। जनता को किसका तर्क सबसे ज़्यादा भाता है वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा जब EVM खुलेगा। लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, वोट देने ज़रूर जाइएगा, ताकि अधिक से अधिक मत लेकर ही कोई आपका उम्मीदवार बने, आपका नेता बने, ताकि कल आप कह सके कि हाँ हमने भी वोट दिया था। भले ही आप किसी के पक्ष में वोट करें, पर वोट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in